हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे सेल, और सेल मतलब कोशिका। कोशिका के बारे में मैंने जितने भी टॉपिक थे, जितने भी उससे थ्योरी थे, सारे पोर्शन को मैंने कवर करा दिया है। आज हम करेंगे उस पर एमसीक्यू। तो एमसीक्यू को भी मैंने 3 पार्ट्स में रखा है, जिससे उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इंक्लूड हो जाएं। इसीलिए मैंने इसको 3 पार्ट में किया है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट में शुरुआत के जो आपके पहले लेक्चर थे उससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहला अगर मेरा क्वेश्चन है तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका जीवन की किस इकाई को दर्शाती है? पहला क्वेश्चन क्या है? कोशिका जीवन की किस इकाई को दर्शाती है? तो मतलब व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? तो यूनिट की मतलब लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या होती है? ऊतक, अंग, कोशिका या अंग तंत्र? तो किसे कहते हैं? कोशिका। कोशिका ही क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि कोशिका ही क्या करती है? कोशिका बहुत सारी, जब एक कोशिका विभाजित होगी तो क्या बनाती थी? जब ये सेल क्या करते थे? डिवाइड होते थे, तो डिवाइड होके टिश्यू बनाते थे, और ये टिश्यू फिर आगे डिवाइड होके फिर ये क्या करते थे? ऑर्गन बनाते थे, और ऑर्गन से क्या बनता था? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। और यही ऑर्गन सिस्टम जो पूरा एक संपूर्ण किसी भी, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे जंतु हो, चाहे पादप का निर्माण करते थे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, साइटोप्लाज्म में, नाभिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो देखिए, बात करें अगर कोशिका की, तो ये कोशिका है, ठीक है। कोशिका में सबसे बाहरी लेयर को क्या बोलते थे? सेल वॉल था, सेल वॉल। फिर इसके बाद इसमें आता था, अगर बात करें प्लांट कोशिका की, तो यहाँ पे आपको फिर देखने को मिलेगा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और बीच में आपको दिखाई देता है क्या? न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाभिक। ये क्या है? न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, ठीक है। और इसी केंद्रक में ही आपको डीएनए दिखाई देगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियोलस में, बेसिकली न्यूक्लियोलस में ही ये आपको दिखाई देगा। आप न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोलस भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊर्जा निर्माण के लिए उत्तरदायी अंग कौन है? तो ऊर्जा का निर्माण किस अंग के द्वारा होता था? राइबोसोम, ये तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता था। माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप जान रहे हैं जो हमारी कोशिका होती है, तो कोशिका में आपको इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखने को मिलता था, ठीक है। और इसी में ही ये जो लेयर है, ये क्या था? इनर लेयर। इनर लेयर या इनर मेम्ब्रेन कह सकते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन और ये बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन। और इसी इनर मेम्ब्रेन में ही आपको कुछ उभार दिखाई देते हैं। यहाँ पर कुछ उभार दिखाई देते थे, जिसको हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टी। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। और यही क्रिस्टी पर ही एटीपी का निर्माण होता था, ठीक है। यही क्रिस्टी पर ही क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। मतलब जो हमको, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो ऊर्जा निर्माण होता था वो किसके रूप में? इसी एटीपी के द्वारा। इसीलिए तो ऊर्जा निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो पारगम में होती है, अर्ध पारगम में होती है, या अपारगम में होती है, कठोर होती है? तो कैसी होती है? अर्ध पारगम। देखिए किसकी बात कर रहा है? कोशिका झिल्ली की।
तो ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में कंफ्यूज मत होइएगा। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल की बात कर रहा है, और कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन। ये किसकी बात कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, ठीक है। और देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन सेल वॉल सिर्फ आपको पादप कोशिका में ही देखने को मिलेगा। तो ये किस प्रकार के होती है? ये होती है अर्ध पारगम्य, लेकिन अगर वही सेल वॉल की बात करते हैं तो वो परमिएबल होती है, मतलब पारगम्य होती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट, कोशिका के द्रव भाग को क्या कहते हैं? अब जो कोशिका होती है, कोशिका जो है, इसमें आप देखेंगे कुछ इस प्रकार लिक्विड दिखाई देते हैं। इस द्रव को हम क्या नाम देते थे? इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में या नाभिक में? तो कहाँ पे होता है? राइबोसोम में। राइबोसोम में ही प्रोटीन का निर्माण होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं राइबोसोम को, और क्या नाम से जानते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी आता है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोलते हैं, तो इसी राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि इसी राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो कोशिका को नियंत्रित कौन करता है? तो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस के बारे में। तो जिस प्रकार हमारे शरीर को नियंत्रित पूरा कौन करता है? हमारा मस्तिष्क करता है, ब्रेन करता है। उसी प्रकार कोशिका का नियंत्रण मतलब सेल का नियंत्रण कौन करता है? यहाँ पर न्यूक्लियस करता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। न्यूक्लियस मतलब नाभिक ही क्या करता है? पूरी कोशिका या कोशिकांग मतलब कोशिका के अंदर जितनी भी कोशिकांग है, जितना भी उनका काम है, वो सबको कौन नियंत्रित करता है? यही नाभिक। अगला क्वेश्चन है, गोल्गी निकाय का कार्य क्या है? अब गोल्गी बॉडी का क्या काम है? ऊर्जा बनाना, प्रोटीन को पैक करना, पाचन या आरएनए बनाना? तो क्या होगा? प्रोटीन को पैक करना। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपका सेल है, तो इस सेल में बीच में आपको दिखाई देता है न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस के न्यूक्लियर एनवेलप से मतलब न्यूक्लियस की झिल्ली होती है, उसी से ही यहाँ पे अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन या लिपिड्स का सिंथेसिस करते हैं, तो इसी के सामने ही जस्ट यहाँ पर बैठा होता है कौन? गोल्गी बॉडी। ये क्या करता है? वो कहता है कि तुम जो भी कुछ बनाओगे, चाहे प्रोटीन बनाओ, लिपिड बनाओ, जिसका भी तुम फॉर्मेशन करोगे, उसका हम क्या करेंगे? पैकेट बना के सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब सबको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? प्रोटीन को पैक करना। तो करेक्ट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पशु कोशिका में, पादप कोशिका में, वायरस या बैक्टीरिया में? तो कहाँ पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट? पादप कोशिका में। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फिर इस पे लग गया बी। क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बी, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ कहाँ पे पाए जाते हैं? प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और इस क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? याद है? क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल का काम क्या होता है? इस क्लोरोफिल का काम क्या है? जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है पौधों में, वो इसी क्लोरोफिल के ही उपस्थिति में होता है, ठीक है। तो भोजन का निर्माण कहाँ पे होता है? इसी क्लोरोप्लास्ट में। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल। याद रखिएगा, इसको और किस नाम से जानते हैं? किचन ऑफ द सेल मतलब कोशिका का रसोई घर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइसोसोम का
कार्य क्या है। अब लाइसोसोम की बात करें तो उसका कार्य क्या है, तो मैंने आपको जब लाइसोसोम बताया था तो बताया था लाइसोसोम बेसिकली क्या करता है, जितने भी वो क्या करते हैं अपशिष्ट मटेरियल, मतलब जितने भी मतलब वहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका क्या करता है, वो डाइजेशन करता है, मतलब पाचन का काम करता है। तो एक समय ऐसा आता है कि जब वो पाचन करेगा तो जो उस लाइसोसोम में जो एंजाइम होते हैं, तो जब अगर लाइसोसोम बस्ट हो जाता है, फट जाता है, तो उसके एंजाइम क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो उस कोशिका में उपस्थित जो लाइसोसोम के आसपास के जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उसका भी क्या करता है, डाइजेशन कर लेता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है, आत्मघाती थैली। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं और किस नाम से जानते हैं, आत्मघाती थैली। ठीक है, आत्मघाती थैली भी बोलते हैं इसको। तो क्या है इसका कार्य, ऊर्जा बनाना, प्रोटीन बनाना, अपशिष्ट पचाना या प्रकाश संश्लेषण। तो क्या करेगा, अपशिष्ट पचाना। और देखिए इस लाइसोसोम को सफाई कर्मी भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, अपने साथ साथ सारे कोशिकांग, सेल के जितने भी कोशिका होते हैं उनका क्या कर देता है, जितने भी उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं सबका सफाई कर देता है, सबको नष्ट कर देता है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। अब कोशिका भित्ति की बात कर रहा है, देखिए कंफ्यूज मत रहिएगा, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में। कोशिका भित्ति मतलब प्लांट सेल की बात कर रहा है, और कोशिका झिल्ली जो प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। तो ये ऊपर वाले लेयर को ही बोलते हैं सेल वॉल, जिसको बोलते हैं क्या हिंदी में, कोशिका भित्ति। तो अब बताइए किसमें पाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में, क्योंकि एनिमल सेल में कोशिका भित्ति एब्सेंट होता है, सिर्फ कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन उपस्थित होते हैं। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन आपका, पादप कोशिका। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, किससे बनी होती है, स्टार्च से, सेलुलोज से, ग्लाइकोजन से या लिपिड से। किससे बनती है, सेलुलोज की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कोशिका भित्ति का कार्य क्या है। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल, सबसे बाहरी वाली लेयर की, प्लांट सेल की बात कर रहा है। तो पाचन करेगा, संचार करेगा, संरचना और सुरक्षा या प्रजनन। तो क्या करेगा, संरचना और सुरक्षा। क्या पशु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, तो अब बताइए पशु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, नहीं ना, क्योंकि कोशिका भित्ति सिर्फ कहाँ पाया जाएगा, पौधों में। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी, की मतलब नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन से। ठीक है, और जो ये पेप्टाइडोग्लाइकन है वो उसको क्या हम और किस नाम से जानते हैं, म्यूरिन के नाम से जानते हैं। और ये जो म्यूरिन होता है वो किससे किससे बना होता है, म्यूरेमिक मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। सेलुलोज से नहीं बनी होती है, ना ही प्रोटीन से, ना ही स्टार्च से। किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। और इसी को ही दूसरा नाम भी याद रख लीजिएगा, क्या बोलते हैं, म्यूरिन। ठीक है, और इस म्यूरिन का कंपोनेंट क्या क्या है मैंने बताया था शॉर्टकट में, नैम एंड नैग, नाम नाग। ठीक है, तो एन फॉर एन और ए फॉर एसिटाइल, एम फॉर म्यूरेमिक एसिड। इसी प्रकार इसमें भी एन फॉर एन ही रहेगा और ए फॉर एसिटाइल, जी फॉर ग्लूकोसामिन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके प्लीज आप पूरा वो वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। कोशिका भित्ति किसे घेरे रहती है, नाभिक को, साइटोप्लाज्म को, कोशिका झिल्ली को या गोल्गी निकाय को। तो किसे घेरी रहती है, अब देखिए कोशिका भित्ति है, तो कोशिका भित्ति ऊपर वाले की बात कर रहा है, प्लांट सेल की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अब इसके जस्ट नीचे कौन पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर सेल वॉल है।
और ये पूछ क्या रहा है कि ये जो सेल वॉल है वो किसको घेरे रखा है, तो किसको घेरे रखा है, सेल मेम्ब्रेन को। अब फिर सेल मेम्ब्रेन किसको घेरेगा, साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी, कोशिका झिल्ली को। किसमें द्वितीय कोशिका भित्ति होती है, मतलब सेकेंडरी सेल वॉल किसमें देखने को मिलता है, तो पादप कोशिका में, पशु कोशिका, वायरस या फफूंदी में। तो किसमें देखने को मिलता है, पादप कोशिका में। सेकेंडरी सेल वॉल का मतलब यही है, एक सेल वॉल आप देख रहे हैं, एक सेल वॉल देख रहे हैं और एक दूसरा सेल मेम्ब्रेन आप देखेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ ये किसमें देखने को मिलेगा, पादप कोशिका में, क्योंकि जंतु कोशिका में सबसे बाहरी आवरण ही क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। तो याद रखिएगा, अगर जंतुओं का बाहरी मतलब सबसे आउटर लेयर पूछेगा तो कोशिका झिल्ली होगी, मतलब सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर पौधों में पूछेगा तो सबसे बाहरी लेयर क्या होगा, कोशिका भित्ति। उसमें द्वितीयक लेयर हो जाता है कोशिका झिल्ली पौधों में। लेकिन जंतुओं में क्या होता है, वो प्राथमिक लेयर होता है, मतलब फर्स्ट लेयर होता है। इसका मैंने ऑप्शन बताया है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि किसमें पाई जाती है, ए में, पादप कोशिका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका की कोशिका भित्ति का पारगम्यता कैसी होती है। सबसे ऊपर वाले लेयर की बात करें सेल वॉल की, तो कैसी होती है, अर्ध पारगम्य, पूर्ण पारगम्य, अपारगम्य या चयनात्मक। तो कैसी होती है, पूर्ण पारगम्य। और वहीं अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करते तो क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब अर्ध पारगम्य होता। किसमें सेलुलोज नहीं होता है, किसमें नहीं होगा, पौधों में नहीं होगा, कवक में, बैक्टीरिया में या पशु में। तो किसमें नहीं होगा, बैक्टीरिया में आप सेलुलोज नहीं देखेंगे, क्योंकि वहां पे क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पौधों में भी आप सेलुलोज देखेंगे, कवक में भी हर जगह नहीं, सब जगह वैसे काइटिन का बना होता है। लेकिन आप ओमाइसिटीज के मेंबर को देखेंगे, ठीक है, या फाइकोमाइसिटीज, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे सेलुलोज का ही जो उसका लेयर है वो बना होता है। और एनिमल में भी कहीं कहीं देख सकते हैं। एनिमल में आप हेमिकॉर्डेटा के मेंबर में, हेमीयूरोकॉर्डेटा में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, किससे बनी होती है, सेलुलोज से, काइटिन की, स्टार्च से या लिपिड की। तो किसकी बनी होती है, तो आप जान रहे हैं कि कवक क्या है, कवक में बेसिकली आपको काइटिन ही देखने को मिलता है, ठीक है। काइटिन आप इंसेक्ट में भी देखेंगे, उसका जो आउटर लेयर होता है वो भी काइटिन की ही बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक कैसा होता है, कैसा होगा, स्पष्ट होगा या झिल्ली से घिरा हुआ होगा या अस्पष्ट होगा या कोई नहीं। तो किस तरह होगा, अस्पष्ट। मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, ये सेल है उसकी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार संरचना आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये क्या होती है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस जो होते हैं वो मतलब यहाँ पे वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं दिखाई देते, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं दिखाई देते। यहाँ पे जो भी यहाँ पे न्यूक्लियोइड जैसे इनको टर्म क्या दिया जाता है, न्यूक्लियोइड। ये क्या होते हैं, ये बिखरे हुए आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। और इसी साइटोप्लाज्म में आपको डीएनए बाहर दिखाई देगा। लेकिन अगर आप यूकैरियोट में देखेंगे तो वो न्यूक्लियस के अंदर आपको डीएनए दिखाई देगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी, मतलब अस्पष्ट दिखाई देता है, क्लियर नहीं होता है कि ये न्यूक्लियस है। तो वहां पे इसीलिए उसको क्या टर्म दे दिया जाता है, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन है, कौन है यूकैरियोटिक का, बैक्टीरिया, वायरस, मानव कोशिका या माइकोप्लाज्मा। तो कौन है, मानव कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा अंग नहीं पाया जाता, कौन सा अंग नहीं पाया जाता, राइबोसोम, नाभिक, साइटोप्लाज्म या डीएनए। तो क्या नहीं पाया जाता है, नाभिक, क्योंकि न्यूक्लियस की ही जगह पे अभी मैंने बताया, क्या बताया कि न्यूक्लियोइड पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी। अगला क्वेश्चन है,
यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सी विशेषता होती है? अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात कर रहा है, पूछ रहा है उसमें से कौन सी विशेषता होती है। तो देखिए, छोटे आकार के होते हैं, या नाभिक रहित होते हैं, या झिल्लीबद्ध अंगों की उपस्थिति होती है, डीएनए साइटोप्लाज्म। तो देखिए, डीएनए साइटोप्लाज्म आपको प्रोकैरियोट्स में दिखाई देंगे। छोटे आकार का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। झिल्ली रहित होते नहीं है, क्योंकि झिल्ली रहित नाभिक रहित आपके प्रोकैरियोट के कैरेक्टर हैं। किस तरह होता है? झिल्लीबद्ध अंगों की उपस्थिति होती है। मतलब इसमें आप देखेंगे न्यूक्लियस में, तो आपको वेल डेवलप यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप दिखाई देगा। ये क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप है। उसके बाद बीच में आपको न्यूक्लियोलस दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? न्यूक्लियोलस। और यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको क्रोमैटिन दिखाई देंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? कैसा होता है? बड़ा होता है, मध्यम, छोटा या बहुत बड़ा? तो कैसा होता है? छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कहाँ होता है? तो कहाँ होगा? नाभिक में। नाभिक आपको पता है, प्रोकैरियोट में नाभिक नहीं बनते हैं, वहां पे क्या बनता है? न्यूक्लियोइड बनता है। तो कोशिका में यहाँ पे आपका क्या उपस्थित होता है? यहाँ पे न्यूक्लियोइड उपस्थित होते हैं, और यहाँ पे ये सब साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, और इसी साइटोप्लाज्म में ही आपको डीएनए यहाँ पर दिखाई देता है। वो भी किस प्रकार का? सर्कुलर डीएनए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी, साइटोप्लाज्म में। कौन सा जीव यूकैरियोटिक नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कि इतने सारे जीव दिया है, इसमें पूछ रहा है कौन यूकैरियोटिक नहीं है। अमीबा, कवक, वायरस या पादप? तो कौन नहीं है? वायरस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, झिल्ली से घिरे अंगों की अनुपस्थिति किसका लक्षण है? यहाँ अनुपस्थिति नहीं होगा, झिल्ली से घिरे अंगों की उपस्थिति। ठीक है, झिल्ली से घिरे अंगों की उपस्थिति किसका लक्षण है? तो यूकैरियोट का, प्रोकैरियोट का, पौधे का या पशु का? तो किसका है? पौधे का। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का प्रमुख उदाहरण क्या है? क्या है? मानव कोशिका, बैक्टीरिया, फफूंदी या अमीबा? तो कौन है? बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। मानव आपको पता है, मानव क्या है? एक यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक किससे घिरा होता है? प्रोटीन से, साइटोप्लाज्म से, या झिल्ली से, या आरएनए से? तो किससे होता है? मेम्ब्रेन से। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, इसमें इसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाता है, और इसी न्यूक्लियर एनवेलप में, मतलब न्यूक्लियर झिल्ली कहेंगे जिसको, नाभिक का क्या है? नाभिक झिल्ली, नाभिकीय झिल्ली कहेंगे। फिर यहाँ पे आपको बीच बीच में न्यूक्लियर पोर दिखाई देते थे, ठीक है, और बीच में न्यूक्लियोलस आपको दिखाई देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। और देखिए, कभी कभी पूछता है कि किसमें किसमें झिल्ली पाया जाता है, तो आप एक ट्रिक याद कर लीजिएगा शॉर्टकट में, कि मन, MN मतलब मन बोल दीजिएगा, P फॉर पसंद, ठीक है, मन पसंद, यानी MNP, ठीक है। इसका कोड याद रख लीजिएगा, MNP। अब अपने हिसाब से इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मन पसंद, मान लीजिए मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया मन पसंद, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। MP, N बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, N फॉर न्यूक्लियस, P फॉर आपका प्लास्टिड। ये सब क्या होते हैं? ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो आपके डबल मेम्ब्रेन जो हैं ऑर्गेनेल्स हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है? मनुष्य, कुत्ता, अमीबा या मछली? तो कौन है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनेल्स है, ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है, बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है? अभी एक कोशिकीय जीव की बात है, अब मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय जीव। तो पैरामीशियम, मनुष्य, अमीबा या यूग्लिना? तो कौन है? मनुष्य, क्योंकि पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना ये सब क्या है? आपके यूनिसेलुलर है, और किसके मेंबर हैं? ये एक प्रोटोजोअन्स हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बी।
एक कोशिकीय जीवों में कार्य कौन करता है? ये पूछ रहा है एक कोशिकीय जीवों में। अब देखिए एक कोशिकी की बात कर रहे हैं, यानी कि एक कोशिका। तो एक कोशिका क्या करेगा? तो एक कोशिका होता है, जैसे मान लीजिए आपके घर में क्या है कि अगर आप अकेले हैं, कभी आपके पेरेंट्स मम्मी पापा मतलब बहन भाई अगर कहीं बाहर चले गए, आप अकेले हैं घर में, तो आप घर का सारा काम आपको अकेले देखना है। चाहे आपको खाना बनाना हो, चाहे कपड़ा धुलना हो, बर्तन धुलना हो, पढ़ना लिखना कुछ भी करना हो, ठीक है, तो सारा काम आप अकेले करेंगे। लेकिन अगर वहीं पे आपके सारे लोग घर में मौजूद हो, मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं, तो कोई कुछ ना कुछ काम करता है, सबका अपना अपना काम बट जाता है, कोई कुछ करेगा कोई कुछ काम करेगा। तो वैसे इसी प्रकार इसमें भी है, अगर एक कोशिका है तो वो सारा काम वो अकेले ही, मतलब एक ही अंग सारा काम, मतलब एक ही कोशिका सारा काम अकेले करेगा। लेकिन अगर वही मल्टी सेलुलर होता तो सारे काम अलग अलग कोशिका के द्वारा विभाजित हो जाता। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि एक कोशिकीय जीव में कार्य कौन करेगा? तो कौन करेगा बताइए? ऊतक करेंगे नहीं, क्योंकि ऊतक क्या है? बहुत सारे सेल, मतलब कई सेल डिवाइड होके तब ना जाके यहाँ पे ऊतक बनाते थे। तो ये तो होंगे नहीं, ये होंगे नहीं। उसके बाद कोशिका मतलब सिंगल सेल, तो आपको पता है एक कोशिकी की बात कर रहा है, तो ये सिंगल सेल ही जो करेंगे, सारे काम करेंगे, क्योंकि अंग इस ऊतक से ही ऑर्गन बनते थे। इस ऊतक के बाद ऑर्गन और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। तो ये सारे के सारे फंक्शंस तो यूकैरियोट्स के हैं, पर प्रोकैरियोट मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के हैं, और यूनिसेलुलर के आपके सिर्फ यहाँ पर बी होगा, सिंगल सेल यहाँ पे सारे काम अकेले करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंगल सेल मतलब कोशिका। नेक्स्ट है बहुकोशिकीय जीवों में कार्य किसके द्वारा होता है? अभी देखिए मैंने एक कोशिकीय जीवों का बताया, बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारे कोशिकाएं। अब बहुत सारे कोशिकाएं तो ये तो है ना कि ये सारा काम एक ही पे डाल दिया जाएगा, सारे काम बांट दिए जाते हैं। तो कोई कुछ करता है कोई कुछ करेगा। जैसे मान लीजिए डाइजेशन करना है, तो ये थोड़ी है कि वो अकेले ही डाइजेशन करेगा, नहीं, उसमें भी देखिएगा लीवर आएंगे, पैनक्रियाज आ जाएंगे, स्टमक आ जाएंगे, इंटेस्टाइन आ जाएंगे, बहुत सारे पार्ट मिलके तो सिर्फ डाइजेशन करेंगे। तो ये सारे काम किसके होते हैं इसमें? आपके बहुकोशिकीय जीवों में। मतलब क्या होगा? सेल से क्या बनेगा? सेल से डिवाइड होके बहुत सारे सेल हुए तो टिश्यू बन गया, और ये टिश्यू क्या करेंगे? ऑर्गन बना देंगे, और यही ऑर्गन क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है? केवल एक कोशिका। एक कोशिका तो यूनिसेलुलर का कैरेक्टर है। ऊतक व अंग कोई कार्य नहीं है, झिल्ली, तो कौन करेगा? ऊतक व अंग मतलब टिश्यू हो गए, ऑर्गन हो गए, क्योंकि यही ऑर्गन जाके ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? अब इसमें पूछ रहा है कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो सेलुलोज की, प्रोटीन और लिपिड की, ग्लूकोज की या स्टार्च की? कंफ्यूज मत होइएगा, किसका पूछ रहा है? कोशिका झिल्ली का, मतलब सेल मेम्ब्रेन को पूछ रहा है, सेल वॉल को नहीं। सेल वॉल की बात करता तो सेलुलोज हो जाता, लेकिन यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पूछ रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन के लिए क्या होगा? प्रोटीन और लिपिड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, पाचन या पदार्थों का चयनात्मक प्रवेश या आरण्य निर्माण? तो क्या करेगा? पदार्थों का चयनात्मक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो कठोर होगी, पारगम्य, अर्धपारगम्य या अपारगम्य? तो किस प्रकार की होगी? अर्धपारगम्य। कोशिका झिल्ली की बात करें तो अर्धपारगम्य मतलब सेमी परमिएबल होंगे या सेलेक्टिवली परमिएबल, लेकिन अगर सेल वॉल की बात करता तो पूरा वो परमिएबल होते हैं। क्या कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में होती हैं? तो केवल पादप कोशिकाओं में, केवल पशु कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में या वायरस में? तो किसमें होगी? सभी कोशिकाओं में, क्योंकि कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन पादप और जंतु मतलब प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन जो सेल वॉल होता है, जो आपका पादप झिल्ली है, वो क्या मतलब जो झिल्ली पाया जाता है
कोशिका झिल्ली वो सिर्फ और सिर्फ आपको पौधों में दिखाई देगा। तो इसमें क्या होगा, ये झिल्ली को पूछ रहा है, कोशिका झिल्ली को पूछ रहा है, कोशिका भित्ति को नहीं। भित्ति सिर्फ आपको पौधों में दिखाई देगा और झिल्ली दोनों में दिखाई देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में क्या अंतर है? दोनों समान है? नहीं, झिल्ली अर्धपारगम्य होती है और भित्ति कठोर होती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। कोशिका झिल्ली किससे घेरती है? किसे घेरती है? नाभिक को, साइटोप्लाज्म को, गोल्गी निकाय को या राइबोसोम को? तो ये किसको घेरती है? साइटोप्लाज्म को। देखिए अभी मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए ये आपका सेल वॉल है, मतलब कोशिका भित्ति, ठीक है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगा, मतलब कोशिका झिल्ली, ठीक है। और इसी के अंदर आपको यहाँ पर कुछ द्रव्य दिखाई देंगे, कुछ लिक्विड, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। तो ये किसको घेर रहा है? ये सेल मेम्ब्रेन किसको कवर कर रहा है? इसी साइटोप्लाज्म को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम का कार्य क्या है? तो ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण, पाचन या आरएनए संश्लेषण? तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है, अभी मैंने बताया था। इसीलिए राइबोसोम को और क्या किस नाम से बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सी, सॉरी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? कोशिका का ढांचा, पाचन केंद्र, ऊर्जा का घर या प्रोटीन का केंद्र? तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है तो कहाँ क्या बोलेंगे? ऊर्जा का घर, मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहीं पर जो आपका क्रिस्टी पाया जाता है इनर मेम्ब्रेन में, वहीं पर क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट है, गोल्गी निकाय का कार्य है ऊर्जा बनाना, पदार्थों का संग्रह व पैकेजिंग करना, डीएनए बनाना या अपशिष्ट निकालना। ये मैंने अभी आपको समझाया है। क्या करेगा? पदार्थों का संग्रह व पैकेजिंग करना। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट देखने को मिलेगा? कैरोटीन, मेलानिन, क्लोरोफिल या लाइकोपिन? तो क्या देखने को मिलता है? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपको पता है ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भी करेगा, और प्लस जो पौधों का हरा कलर दिखाई देता है उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसमें भी बेसिकली कौन सा क्लोरोफिल? क्लोरोफिल बी होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन संश्लेषक, कोशिका का सुरक्षा कवच, आत्मघाती थैली या कोशिका का ढांचा? तो क्या कहेंगे? आत्मघाती थैली। सेंट्रियोल का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए बनाना, कोशिका विभाजन, पोषण या प्रकाश संश्लेषण? तो क्या करेगा? कोशिका विभाजन में ये भाग लेते हैं। सेंट्रियोल आपको न्यूक्लियोलस में, मतलब न्यूक्लियस में दिखाई देते हैं। तो वो क्या करेंगे? बेसिकली कोशिका का डिवीजन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको क्या बोलते हैं? ईआर, का मुख्य कार्य क्या है? तो रफ और इस मुख्य प्रकार क्या है? एंडोप्लाज्मिक का ये प्रकार पूछ रहा है कि कितने टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिनको हम शॉर्टकट में ईआर बोलते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रफ, रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है आपका स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो जो रफ होता है, यहाँ पर क्या होगा? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए रफ होते हैं। थोड़े क्या होते हैं? खुरदुरे होते हैं,
राइबोसोम यहाँ पे उपस्थित होते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर क्या होंगे, राइबोसोम एब्सेंट होंगे, मतलब अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ही जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब खुरदुरे जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती हैं वो क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करती है, मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करेगा, वो लिपिड का संश्लेषण करेगा, मतलब लिपिड सिंथेसिस। तो इसमें क्या है, दो टाइप के कौन कौन से, रफ और स्मूथ, मतलब खुरदुरे पाए जाएंगे और आपको पूरा एक चिकनी सतह पाई जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए। अगला क्वेश्चन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या मौजूद होता है। अब रफ की बात कर रहा है तो क्या होगा, राइबोसोम। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे ये सेल में आप यहाँ पे न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, तो इस न्यूक्लियस से ही अटैच आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देता है, ठीक है। और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कुछ जगह आपको क्या दिखाई देते हैं, राइबोसोम कहीं कहीं दिखाई देंगे, और जहां उपस्थित होते हैं वो रफ होता है, जहां अनुपस्थित होंगे वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो जो रफ है तो उस पे क्या होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी। अगला क्वेश्चन है, प्लांट सेल में बड़ी केंद्रीय रिक्तिका क्या है। अब जैसे मान लीजिए ये प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल में आप देखेंगे जो रिक्तिका मतलब जो वैक्यूल आपको दिखाई देती है, इसकी साइज बहुत बड़ी होती है। इसी वजह से इसमें देखिएगा न्यूक्लियस एकदम बीच में नहीं दिखाई देता है, थोड़ा साइड में दिखाई देता है। तो क्या होगा, क्या करेगा, प्रोटीन निर्माण करेगा, जल और पदार्थों का संग्रह करेगा, या कोशिका विभाजन या आरएनए। तो क्या करता है, जल और पदार्थों का ये संग्रह करता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकांग किसमें पाए जाते हैं, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स किसमें पाए जाएंगे, नाभिक में, साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या झिल्ली में। तो किसमें पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि सेल में आपको साइटोप्लाज्म दिखाई देते हैं, और इसी साइटोप्लाज्म में ही आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देंगे, ठीक है, गोल्जी बॉडी दिखाई देगा, राइबोसोम दिखाई देंगे, लाइसोसोम दिखाई देंगे, मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो कहाँ दिखाई देते हैं, इसी साइटोप्लाज्म में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अगर शुरू से लास्ट तक अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।